ना है। अच्छा, चैप्टर के अंदर में क्या होता है, चैप्टर के अंदर में आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। हर चैप्टर होंगे, हर चैप्टर के अंदर में कुछ सब्जेक्ट होंगे, कुछ सब्जेक्ट मतलब वो सब्जेक्ट नहीं, आप मैथ फिजिक्स वाले सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। कोई भी कंटेंट होंगे जिसके बारे में लिखा गया होगा, तो उसमें एक आर्टिकल्स एक चीज़ को डील कर रहा होगा, वो आर्टिकल इसके अंदर में होगा, ठीक है। किसके अंदर, चैप्टर के अंदर में क्या होगा, आर्टिकल्स होगा, जो एक सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाया हूँ कि एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 के अंदर में दिखाता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन और इस टेरिटरी के अंदर में हम लोग को बताता है कि यूनियन क्या होगा और उसका टेरिटरी मतलब उसका एक्सटेंशन कहाँ तक होगा। ये इसका चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है, जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। इसमें आर्टिकल्स 1 से लेकर के 4 तक होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स एक चैप्टर के अंदर में होते हैं जो डील करता है एक एक सब्जेक्ट के बारे में। अब देखिएगा, ये जैसे हम लोग जानते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब संघ का मतलब यूटी भी हो सकता है, ठीक है, और स्टेट भी हो सकता है। तो हम लोग बात करेंगे कि जब भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिफाइन करते रहेंगे कि ये यूटी संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो ये सारी कहानी हम लोग करते रहेंगे। तो ये होता है कौन सी, समझिएगा आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल हम लोग ये तो समझ गए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, उसके अंदर में पार्ट होगा, उस पार्ट के अंदर में कौन होगा, तो आर्टिकल्स होगा। तो यहाँ पे लिखे हैं रूल्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट। आर्टिकल्स के अंदर ये रूल्स लिखे होंगे, पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट के अबाउट में ये एक रूल्स लिखे होंगे, जो भी रूल्स उसका है वो सारी चीज़ लिखे गए हैं, ठीक है। एक इसके अंदर आर्टिकल्स के अंदर में जैसे एक आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या होगा, इंडिया जो होगा क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इस बारे में लिखा हुआ कि यूनियन ऑफ स्टेट का एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग। तो व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग के बारे में, मीनिंग के बारे में जो लिखा हुआ आर्टिकल 1 के बारे में लिखा हुआ। और आर्टिकल 1 को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है और इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, ये आपको समझ में आएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं संघ का नाम और उसका राज क्षेत्र, ठीक है। ये सारी कहानी जो लिखा हुआ है कौन चीज़ के अंदर में, तो आर्टिकल 1 के अंदर में। अब समझिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट तो है ही, साथ में यूनियन भी इंडिया के अंदर में होता है। तो इसका क्या मीनिंग है, अगर इसको समझना है तो आर्टिकल 1 उठा के अब देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग फिलॉसफी, क्योंकि ये जब इस आर्टिकल्स को जोड़ा गया तो उसमें अलग अलग फिलॉसफी था, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं समझना है, हम लोग को मेन चीज़ समझना है। अब समझिएगा, एक होता है शेड्यूल, जो एडिशनल डिटेल्स जो होता है, मान लीजिए कि इस आर्टिकल में लिखे और लगा कि और भी चीज़ लिखा जा सकता है, कुछ अच्छा से और भी एक्सटेंड करके लिखा जा सकता है, तो एक नया सा शेड्यूल जोड़ा जाता है जिसको अनुसूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुसूची। तो ये अनुसूची के अंदर में क्या किया जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं, ये एडिशनल कौन चीज़, मैटर के बारे में ये लिखता है, जो भी मैटर हुआ है, जो भी नया चीज़ आप जोड़ना चाहें तो एडिशनल किसके अंदर, अनुसूची। चलिए, तो हम लोग समझ चुके हैं कि आर्टिकल क्या है। अब समझिएगा, ये होता है शेड्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुसूची। ये क्या होता है, एक्चुअली ये होता है एडिशनल डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स में लिखे गए हैं उसको आगे और भी कुछ लिख करके आपको डालना है और भी अच्छे तरह से कुछ एक्सटेंड करके उसको समझाने हैं, तो इसमें डाला जाता है, ठीक है। इसका भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 80 है, आर्टिकल 80 इनिशियली जोड़ा गया होगा, लेकिन आर्टिकल 80 के 2 में एक नया सा कंसेप्ट जोड़ा गया और डिटेल्स में जोड़ा गया कि उसका क्या प्रोसेस होंगे। तो ये जो होता है किसके अनुसूची को अंदर में इसको ऐड किया गया है। अब किस अनुसूची के अंदर में है, तो ये जो अनुसूची है, अनुसूची नंबर 4 के अंदर में इसके बारे में लिखा गया। अनुसूची 4 में बताता है कि राज्य सभा के कौन कौन मेंबर्स होंगे, ठीक है ना, किस किस स्टेट से कौन कौन से मेंबर होंगे। हम करेंगे ये सब चीज़, इतना याद रखिए कि राज्यसभा के जो सीट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसके अंदर में लिखा हुआ है। तो 82 बताता है। तो 82 का जो एडिशनल जब पढ़ना होगा और भी डिटेल्स पढ़ना होगा तो आपको उठाना पड़ेगा कौन से, शेड्यूल 4 उठाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली वो है क्या। तो हम लोग इतना आप समझ में आ गया। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनिशियली कितने शेड्यूल थे, आर्टिकल्स थे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनिशियली कितने आर्टिकल्स थे, कितने शेड्यूल और कितने पार्ट थे। देखिएगा, इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसको हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी
1950 ईस्वी को इसको लागू कर दिया गया, फाइनली पूरे पार्ट्स को लागू कर दिया गया, ठीक है। ऐसे कुछ पार्ट को 26 नवंबर को भी लागू किया गया था 1949 में, ठीक है। लेकिन इतना याद रखें 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर देगा, फाइनली इसको लागू किया। उस समय जो आर्टिकल्स जो इसमें थे उसमें आर्टिकल्स 395, तो टोटल आर्टिकल्स 395 टोटल आर्टिकल्स थे। भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें तो उस समय इनिशियली जो थे 22 थे, और शेड्यूल की बात करें तो इसमें कितना 8 थे, मतलब अनुसूची की बात करें तो 8 थे। तो क्या हो गया, हम लोग इनिशियली जो फाइनल जो बन करके तैयार हुआ था उस समय की अगर बात करें तो आर्टिकल 395 है, और पार्ट्स की बात करें तो 822 था, और इसमें हम लोग शेड्यूल की बात करें तो 8। लेकिन अब क्या हुआ चुका, ये सारी कहानी चेंज हो चुके हैं। आर्टिकल्स सबको 468 468 से भी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इतना के आसपास मैं देखा हूँ तो इतना है। पार्ट्स एकदम ये तो चेंज हुआ नहीं, ये इतना ही रहेगा, 25 एग्जैक्ट है, ठीक है। शेड्यूल की बात करें अभी चेंज नहीं, तो ये शेड्यूल भी कितना है तो 12 है, ये क्या हो गया। अभी अमेंडमेंट की बात करें तो अमेंडमेंट की बात करें तो ये 105 बार अमेंड किया जा चुका है, मतलब आर्टिकल्स में कुछ नए नए चीज़ जोड़े गए हैं, ठीक है। लास्ट अमेंडमेंट हुआ है जो नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में 2 मेंबर्स हुआ करते थे, एंग्लो इंडियन होते थे, उनको पार्टिसिपेशन को कम किया गया, खत्म किया गया। 2 पोस्ट 2024 से वो पोस्ट हटा दिए गए। तो टोटल अमेंडमेंट याद रखें, मतलब संशोधन कितने बार किए गए, संशोधन कितने बार किए गए हैं तो 105 बार संशोधन। अब फाइनली हम लोग आते हैं आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 एक्चुअली कहता क्या है, सारी कहानी अब हम लोग समझते हैं। देखिएगा, आर्टिकल 1 में मेन कंसेप्ट इसमें लिखा गया कि इंडिया होगा क्या। पहले चीज़, अगर कोई भी चीज़ के लिए बुक लिख रहे हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होगा उसको पहले तैयार करना होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि इंडिया का लॉ है, इंडिया में इसको इम्पोज किए जाने वाले हैं, कह सकते हैं इम्पोज किए या फिर इसको इनेक्ट किए जाने वाले हैं इंडिया के अंदर में। तो इंडिया है कौन, इंडिया का मतलब क्या है, और इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, इस सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 1 आया। इसका अगर हम लोग आर्टिकल 1 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है, एक चैप्टर हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर चैप्टर की बात करें तो पार्ट 1, ठीक है, कि पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 को समझ चुके हैं। पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये सारी कहानी जो है चैप्टर 1 के अंदर में है, मतलब चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो ये है इसका चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर में आर्टिकल नंबर 1 है। आर्टिकल नंबर 1 अगर चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक को डिफाइन किया गया है, ठीक है। ये कौन चीज़ के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में ये डिफाइन करता है, ठीक है ना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ये डिफाइन करता है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। इसमें आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। जैसे कि आप जानते हैं कोई जो नाम होता है वो फेमस होता है, कोई नाम होता है कुछ मिस्टीरियस होता है, लेकिन वो भी फेमस होता है, लेकिन उतना फेमस नहीं होता है। जैसे इंडिया का नाम जो है, इंडिया एक खासकर फॉरेन कंट्री में फेमस है, ठीक है, लेकिन भारत इंडिया में फेमस है क्योंकि इससे हम लोग का जुड़ाव रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अब किसी एक वर्ड को देना पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ अपने इंडिया को सिर्फ इंडिया कहा जाए, क्योंकि यहाँ के लोग भारत भी कहते हैं। इसका नाम की बात करते हैं, इंडिया को भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। तो अब इसमें से किसको डिफाइन करना है कि इसका एक्चुअल नाम क्या होगा, तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कहा गया कि इंडिया मतलब भारत, इंडिया क्या है, भारत है। जैसे बाहुबली में कहता है मैं, यानी कि कहता है महेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, मतलब एक कॉम्बिनेशन होगा, किसका, स्टेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। ये कहा गया है आर्टिकल 1 के अंदर। याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ही बात याद रखना है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आर्टिकल 1 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। अब समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो होगा नाम से रिलेटेड हो गया कि ये क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया मतलब भारत जो होगा ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट्स होगा। तो ये स्टेट ऑफ कौन होगा, इसको डिफाइन करने के लिए एक वर्ड फिर से इसमें जो जोड़ा गया है, जो स्टेट्स एंड इस टेरिटरी के अंदर में, ये चैप्टर का नाम है और इस शेड्यूल नंबर 1 में है, ठीक
ठीक है, शेड्यूल नंबर 1 में। मतलब शेड्यूल 1 जब पढ़िएगा तो इसमें आपको सिर्फ यही सब चीज़ें मिलेंगी कि कौन सा स्टेट है और उसका कब क्या नाम दिया गया और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, सभी स्टेट का आपको शेड्यूल 1 में मिल जाएगा। जैसे अभी 28 स्टेट है, ठीक है, 28 स्टेट और 9 जो है यूटी है, अब 8 हो चुका है क्योंकि दमन और दीव को मिला दिया गया, तो हम लोग जानते हैं अभी 8 जो है कौन चीज़ है, यूटी है। तो इस सारी के बारे में कि किसका, जैसे कर्नाटका, जैसे मैसूर को ही आगे नाम चलकर कर्नाटका रखा गया, तो अब कर्नाटका का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये सारी चीज़ दिखना है तो आपको देखना होगा शेड्यूल नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल 1 डिफाइन कर दिया कि इंडिया कौन है, तो यूनियन ऑफ स्टेट है। अब यूनियन ऑफ स्टेट देखना है कि अब कौन कौन इसके अंदर में आता है, तो आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल नंबर 1 में, और शेड्यूल नंबर 1 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मीनिंग है, मतलब कौन कौन यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल है, ये कहानी इसके अंदर में लिखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टेरिटरी मतलब सीमा ऑफ इंडिया सेल कंप्राइज, अब इंडिया का जो, अब ये तो हो गया इंटरनल जो स्टेट्स हैं अंदर में उसका क्या क्या टेरिटरीज होगा, लेकिन यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि इंडिया का एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ, इंडिया जो बन रहा है वो किस किस से बन रहा है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को बताया है, यूनियन स्टेट्स स्पेसिफाई इन द कौन से, स्पेसिफाई इन द शेड्यूल 1। ये कहा गया है कि यूनियन स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, यूनियन ऑफ कॉन्शियस ऑफ लगा लीजिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 1, एक किसमें, वो कौन से यूनियन ऑफ स्टेट वो होगा जो शेड्यूल 1 में होगा, जो शामिल होगा। तो शेड्यूल 1 पढ़ेंगे तो जो भी कंट्री का जो भी स्टेट्स है, यूटीज है, सब आपको इस शेड्यूल में मिल जाएगा। किस शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 1 में। वही होगा इंडियन, ठीक है, वही होगा क्या, इंडिया। मतलब अगर इस शेड्यूल 1 में नहीं है इसका मतलब वो इंडिया नहीं है। इसके बाद एक और चीज़ जोड़ दिया गया कि मान लीजिए भविष्य में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान चाहे कि नहीं भाई अब अकेला नहीं रहना चाहते हैं, भाई हम भारत के साथ मिल के रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक रास्ता खोल के रखा गया है, और इसमें कहा गया है कि सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे कंट्री जो एक्वायर किए जाते हैं वो भी क्या होंगे, इंडिया का पार्ट होंगे, और जब इंडिया का पार्ट बन जाएगा तो उसको शामिल कर दिया जाएगा कौन सी, शेड्यूल 1 में। तो यही सारी कहानी कहता है आर्टिकल नंबर 1। आई होप इतना बात आपको समझ में। आर्टिकल 2 में हम लोग एसोसिएट करने वाले हैं कि इस आर्टिकल को यूज़ करके किसी स्टेट को क्या जोड़ा भी गया है, क्योंकि ये आर्टिकल आपको ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी आउटर स्टेट जो आउट ऑफ इंडिया है उसको अपने में मिलाया जाए तो क्या क्या प्रोसेस होंगे, उसको कैसे अपने अंदर मिला सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो दूसरे देश को दिया गया, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, और बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो इंडिया में भी शामिल हुए हैं। तो इसको लेकर के ये आर्टिकल्स के अंदर लिखे गए हैं कि किस तरह से कोई भी स्टेट को अपने अंदर जोड़ सकते हैं और क्या क्या कंडीशन होते हैं जिसको जोड़ने का। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 2 का। समझिएगा, पहला चीज़ आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टिकल 2 में लिखा क्या गया है। आर्टिकल 1 में लिखा गया वो समझ चुके हैं, आर्टिकल 2 में लिखा क्या गया है। तो आपको एक की वर्ड लिखे हैं, की वर्ड से कह सकते हैं एक सेंटेंस है जिसको आप याद करते हैं, बस उतना ही से अपना काम बन सकता है और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू स्टेट्स, ये न्यू स्टेट्स मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया का कोई स्टेट की बात चल रहा है, ये वैसा स्टेट है जो इंडिया के बाहर है, कोई दूसरा हो सकता है कंट्री हो, और उसको अपने अंदर मिलाने की बात चल रही है। अगर हम लोग आर्टिकल 3 की बात करेंगे जिसमें ये लिखा हुआ है कि अपने इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उसको कैसे एरिया को इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, नेम कैसे उसका चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़। लेकिन इसमें है आउट ऑफ इंडिया जो स्टेट्स होंगे, अब इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान कोई है, उसका कोई हिस्सा चाहता है कि इंडिया के साथ में मिल सके, तो उसके लिए आपको अमेंड जो करने पड़ेंगे, और ये एसोसिएटेड होता है शेड्यूल नंबर 4 से। तो अगर आर्टिकल 2 में कोई कंट्री को अगर कोई दूसरे स्टेट को जोड़ेंगे तो उसके लिए शेड्यूल नंबर आपको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑफ द राज्यसभा। तो वो सारी चीज़ आपको, पहला चीज़ इसको अगर कोई स्टेट को जोड़ रहे हैं तो आपको पहले शेड्यूल 4 को आपको अमेंड करने पड़ेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखिएगा कि ये आर्टिकल 2 के अंदर एडमिशन है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट, और न्यू स्टेट आउट ऑफ द इंडिया को, और उसको अपने अंदर
मिलाने की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, ये अगर कोई भी स्टेट चाहे तो क्या मिला सकते हैं, तो उसके लिए कौन कहेगा कि हम मिला लो या फिर नहीं मिला लो, तो वो कहेगा पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट के मेंबर्स अगर चाहता है या फिर कह सकते हैं कि इसको मेजोरिटी के साथ में बिल पास करा लेता है कोई भी स्टेट को अपने इंडिया में मिलाने के लिए, तो कोई भी स्टेट इंडिया का पार्ट बन सकता है। यहाँ पे इसी बात को लिखे है, द पार्लियामेंट में बी लॉ एडमिट इनटू द यूनियन द एस्टैब्लिश्ड अ न्यू स्टेट, तो न्यू स्टेट के रूप में उसको क्या कर सकता है, दर्जा दे सकता है, ऑन द सच टर्म्स एंड द कंडीशन एज इट्स थिंग्स फिट। अगर जो भी कंडीशन उसके साथ है, जो स्टेट अगर मिलना चाह रहा है उसका कुछ कंडीशन है या फिर लगता है कि वो स्टेट बेनिफिशियल है अपने इंडिया के लिए, तो अगर पार्लियामेंट अच्छे समझती है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, मिला सकती है। तो ये कहानी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग ये सीख लिए कि कोई भी स्टेट को अगर इंडिया के अंदर जोड़ना है तो उसमें पार्लियामेंट ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। अब देखिएगा, ऐसा किया गया है आर्टिकल 2 के माध्यम से। सिक्किम एक स्टेट था जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको इंडिया के अंदर जोड़ा गया है। ये देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखे हैं सिक्किम, जो आर्टिकल 2A, इनिशियली आर्टिकल 2A नहीं था, ठीक है। ये आर्टिकल 2A जोड़ा गया है सिक्किम के लिए। सिक्किम के बारे में सारी चीज़ को ये बताता है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि सिक्किम को कैसे इंडिया का, कुछ हिस्ट्री समझ लेते हैं जो सिक्किम को किस तरह से अपने इंडिया के अंदर में मिलाया गया। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया का पार्ट सिक्किम नहीं हुआ करता था, वहाँ पे किंग हुआ करता था, वहाँ पे राजा हुआ करता था। उतना हिस्ट्री नहीं जाएंगे, इतना हम लोग समझ लेंगे जिससे आपको आर्टिकल 2A को समझने में आसान हो जाए। तो पहला चीज़ आप समझ लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ सिक्किम। पहला चीज़, 1974 के पहले वहाँ पे किंग हुआ करता था। उस समय का जो किंग था चौग्याल, याद रखिएगा ये नाम है चौग्याल, ये वहाँ का किंग हुआ करता था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नाम याद रखिए। किसके पहले, 1970 पहले, उसके पहले क्या हुआ था, वहाँ पे किंग हुआ करता था। फर्स्ट सिक्किम के अंदर में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, यहाँ पे मैं लिखा हूँ अप्रैल 1974 के अंदर में हुआ था। अब इंडिया में उस समय क्या चल रहा था, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गवर्नमेंट था। उस समय इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री थी। तो आप ये बात समझिएगा, तो जनरल इलेक्शन जो अप्रैल 1974 में हुआ था, उसमें विक्ट्री जो हुआ था सिक्किम नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे जीत हुआ था। ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि प्रो इंडियन था। ये जो इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सब मेंबर जो थे ये प्रो इंडियन था, मतलब इंडिया से पूरी तरह से प्रभावित थे। जो भी यहाँ पे फ्रीडम इंडिया के अंदर जो देखा जा रहा था, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1947 के बाद यहाँ पे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से फ्रीडम मिले हैं सभी लोग को, और फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट द पॉलिटिकल लीडर। उस समय क्या हो रहा था, जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया के अंदर में आते थे, सभी लोग मूवमेंट के द्वारा उसको मूवमेंट के द्वारा समाप्त किया करते थे। तो ये यहाँ से डेमोक्रेटिक का एक बहुत सारा रूप उभर के आया। और सिक्किम के लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नेबर कंट्री है, उस समय के लिए नेबर एक प्रोविंस कह सकते हैं, कंट्री नहीं कहिए, तो वो हुआ करता था। तो ये इंडिया का जो सिचुएशन था, ये डेमोक्रेटिक देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्फ्लुएंस था, और उससे इन्फ्लुएंस सिक्किम नेशनल कांग्रेस के सभी मेंबर थे। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे, उसके जो भी लोग मेंबर थे, वो चाहते थे कि ये एसोसिएटेड स्टेट बन जाए इंडिया का। मतलब फॉरेन का जो भी इसका पॉलिसी है इंडिया देखे, या फिर आर्मीज वगैरह इंडिया देखे, लेकिन सिक्किम का जो अंडर का जो भी पॉलिटिक्स है वो सिक्किम के लोग ही संभाले। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहता था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे उसके पहले क्या था, तो किंग हुआ करता था। किंग कौन था, तो चौग्याल था। वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आए, यहाँ पे ये जो पार्टीज आगे उभर रही है उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो चाहता था इंडिया के साथ में जाकर के मिले, उसका विरोध करने के लिए ये थे किंग चौग्याल साहब थे, जो कि इसका विरोध करते थे। लेकिन जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें सिक्किम नेशनल पार्टी था, वो कांग्रेस पार्टी, वो जीता हुआ था। तो बहुत सारे अधिकार इसके अंदर में आ गए थे। अब यहाँ देखिएगा, ये शॉर्ट में लिखे हैं SNC, जो कि सिक्किम नेशनल कांग्रेस है, वाज द फ्रेंडली विद द इंडिया। यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये प्रो इंडियन था, इंडियन से बहुत ज़्यादा प्रवाहित इंडियन नेशनल कांग्रेस था। अब यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट सूट ऑन द इंक्रीज द सिविल एंड द पॉलिटिकल लिबर्टी बट द सप्रेस्ड बाय द चौग्याल। यहाँ पे सिक्किम नेशनल कांग्रेस जो चाहता था, वो किस तरह का काम चाहता था कि पॉलिटिकल क्या हो, लिबर्टी हो और सिविल लिबर्टी हो, जो कि सब चीज़ किसके अंडर था, चौग्याल के अंदर था। वो जो भी चीज़ करता था वही करता था। लेकिन जब ये जनरल इलेक्शन हुए थे, उसने जीत करके आने के बाद में इसका ख्वाहिश और भी बढ़ा, और ये जो चाहते थे कि यहाँ पे सिविल और पॉलिटिकल क्या हो, लिबर्टी हो, और ये चाहते थे
कि जो भी सिक्किम के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस या जो भी चीज़ चल रहे हैं वो चीज़ नेशनल कांग्रेस ही इस चीज़ को देखे, दूसरा इसमें पार्टिसिपेट न करे। मतलब ये इनडायरेक्टली क्या करना चाहता था, पोस्ट ऑफ किंग जो था उसको हटा करके पार्टी का पोस्ट, मतलब एक तरह से वहाँ पे रिपब्लिक लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये कहाँ से इन्फ्लुएंस, इंडिया से इन्फ्लुएंस होकर, क्योंकि इंडिया में और उस समय ऑलरेडी जो था ये डेमोक्रेसी यहाँ पे लागू हो चुका था, रिपब्लिक हो चुका था। तो ये कहानी आपको समझ में आ रहा है। इन मई सिक्किम नेशनल कांग्रेस पास द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक बिल पास किया था कल 1974 में, जिसमें ये कहा गया था कि ये इंडिया का पार्ट, इन एसोसिएटेड पार्ट होगा। लेकिन किस तरह से एसोसिएटेड पार्ट होगा, सिर्फ फॉरेन को लेकर के, नहीं कि पूरा पार्ट्स इंडिया के अंदर बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सिक्किम नेशनल कांग्रेस तो पार्ट बनना ही चाहते हैं, और ये एक्ट ला करके वो अपने आप को पूरी अच्छी तरह से जता चुके थे कि हम लोग अब इंडिया के साथ जाने वाले थे। अब ये जब मिला इंडियन गवर्नमेंट को तो वो मौका छोड़ने वाली नहीं थी। अब क्या हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये सारी नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वहाँ का कौन सा सिक्किम नेशनल कांग्रेस चाह रही है कि हम इंडिया का पार्ट बने, तो इंडिया भी चाहेगा कि अच्छी तरह से वो पार्ट बने। अब समझिएगा, 4 जुलाई 1974 द पार्लियामेंट एडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सिक्किम के अंदर 4 जुलाई 1974 के अंदर में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा था कि पूरे के पूरे इंडिया की तरफ एक टिल्टेड टाइप के दिख रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ के गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लॉ ऐसे आ रहे हैं या फिर जो पोजीशन ऑफ किंग है धीरे धीरे से समाप्त करने का प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहाँ से भी हाथ बढ़ाने, इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ से हाथ बढ़ाने का काम किया और 35th अमेंडमेंट किया, जो कि 1974 में ये हुआ था। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि सिक्किम एसोसिएटेड पार्ट होगा इंडिया का। मतलब ये पूरा पार्ट तो नहीं है, मतलब लेकिन वो अंडर कहाएगा इंडिया के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो भी पॉलिटिकल कंडीशन होंगे वो वहाँ के सिक्किम के लोग ही देखेंगे, वहाँ पे इंडिया का ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होगा। फॉरेन पॉलिसी जो भी है इंडिया देखेगा, लेकिन और सब चीज़ नहीं देखेगा। ये 35th अमेंडमेंट है, मतलब 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को एसोसिएटेड पार्ट बना दिया गया कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट होगा। इसके साथ एक और अमेंडमेंट हुआ, जो कि 36वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके माध्यम से सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो चलिए उसको अब आप समझिएगा। हम लोग ये जान चुके हैं कि 35वां संविधान संशोधन जो आया था उससे सिक्किम इंडिया का एसोसिएटेड पार्ट बन चुका था, मतलब वो इंडिया का पार्ट लगभग बन चुका था। लेकिन चौघियाल साहब क्या करते थे, इसको अपोज करते थे। रीज़न क्या था, क्योंकि अपना पोजीशन बचा के रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि सिक्किम के अंदर एक रेफरेंडम कराया जाए, मतलब जनमत संग्रह इसको हिंदी में बोलते हैं, ये कराया जाए, और यहाँ के लोगों के माध्यम से अगर यहाँ के लोग अगर चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ मिले तो ही मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे राजा ही राज करेगा। लेकिन यहाँ सिक्किम के लोग, सभी लोग, जब वोटिंग हुआ तो लगभग 90% लोग ये चाहते थे कि हम लोग इंडिया के साथ मिल जाए, और सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, हम लोग यहाँ के किंग के साथ ही हम लोग साथ में रहे। तो इसलिए रेफरेंडम जो हुआ था उसमें जो सिक्किम नेशनल कांग्रेस था उसका जीत हुआ, और फाइनली इंडिया का पार्ट बनाने के लिए सोच लिया गया। अब समझिए, इसका अपोज करने के लिए, क्योंकि वहाँ का किंग था, उसके पास आदमी भी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए वो क्या, उसके पास, क्योंकि जो भी सिक्किम के अंदर में जो भी आर्म्स फोर्सेस थे वो सभी चौघियाल के अंदर में था। इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से फोर्स, अपने ट्रूप्स को भेजा, कहाँ पे, तो सिक्किम के अंदर में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ऑन द 9 अप्रैल 1974 द इंडियन ट्रूप्स इंटर द कंट्री। कौन कंट्री, तो सिक्किम के अंदर। अब समझिएगा इंटर किसको, कौन सा, उस समय तो इंडिया का पार्ट नहीं था, इसलिए वो कंट्री कहा गया। ठीक है, डिसआर्म द पैलेस गार्ड, एंड पैलेस गार्ड को क्या किया, डिसआर्म कर दिया गया, मतलब वहाँ के जो भी फोर्सेस थे उसको कैप्चर किए गए। पैलेस डिस्कार्ड एंड द सराउंडिंग द पैलेस एंड पुटिंग द किंग अंडर द हाउस अरेस्ट। जो चौघियाल था उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, और जो भी वहाँ के आर्म फोर्सेस थे उसको डिस्चार्ज किया गया। और चौघियाल के इसके बाद, हाउस अरेस्ट के बाद में, इसका पोस्ट जो भी अथॉरिटी था किंग का, ये समाप्त कर दिया गया, और फाइनली उसके बाद से वहाँ का किंग का राज समाप्त हो चुका। मतलब हम लोग याद करेंगे 9 अप्रैल 1974 के अंदर में ये जो सिक्किम जो था उसके अंदर इंडियन फोर्स गए, और उसी समय, उसी दिन क्या हुआ,
ये चौग्याल का जो पोस्ट था, किंग का पोस्ट था, उसको समाप्त कर दिया क्योंकि हाउस अरेस्ट पे था और इंडिया के अंदर जो भी ट्रूप्स थे वो इंडियन गवर्नमेंट के लगभग हाथ आ चुके थे। अब यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि ये अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि इंडिया, सिक्किम जो है इंडिया का एसोसिएटेड पार्ट था। अब समझिएगा, एसोसिएटेड पार्ट होने से इंडिया का फुल प्लेज नहीं होता था, पूरा पूरा पार्ट इंडिया का नहीं बनता था, इसलिए एक नया सा अमेंडमेंट किया गया। हम लोग जानते हैं 35वां अमेंडमेंट किया गया था 1974 के अंदर, जिससे सिक्किम इंडिया का एसोसिएट पार्ट बना। लेकिन 36th अमेंडमेंट हुआ, मतलब 36वां अमेंडमेंट हुआ था 1974 के अंदर में, ठीक है। ये जो था 1974 के अंदर में हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था, यहाँ पे इमरजेंसी भी लागू हुआ था, लेकिन उसके पहले ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। रिपील द आर्टिकल 2A, हम लोग जानते हैं 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 2A को जोड़ा गया था और 2A के माध्यम से कहा जाता था कि सिक्किम एसोसिएटेड स्टेट है। अब इसको क्या किया, रिपील कर दिया गया 2A को और एक नया सा आर्टिकल को ऐड किया गया जो कि 371F। इस आर्टिकल को अच्छी तरह से देखना होगा तो 371 को अच्छी तरह से पढ़िएगा तो आपको पार्लियामेंट, म्यूनसिपालिटी, सारी कहानी इसके अंदर मिलेंगी। फिलहाल सिर्फ अगर सिक्किम के बारे में अच्छी तरह से जानता है, इसका एक्सटेंशन जानना है तो आपको देखना पड़ेगा 371F। ये आर्टिकल जोड़े गए और इस आर्टिकल के माध्यम से सिक्किम जो है फाइनली फुली फ्लेज्ड कर सकते हैं इंडिया का पार्ट बन चुका था। मतलब अब एसोसिएटेड पार्ट को समाप्त करके इंडिया का पार्ट बना दिया गया था। तो यहाँ से अब आर्टिकल जो 371 है, 371F है, वो क्या कहता है कि टू प्रोटेक्ट द यूनिक आइडेंटिटी, जो सिक्किम के यूनिक आइडेंटिटी है उसको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड द लॉज ऑफ, याद रखिएगा, ओल्ड लॉ ऑफ सिक्किम, उसको भी क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। जो सिक्किम के अंदर जो पहले से लॉ चल रहे थे उसको समाप्त नहीं किए जाएंगे और साथ में जो भी वहाँ का आइडेंटिटी है, जो स्पेशल जो उसका कल्चर है, उसमें कोई इंडियन गवर्नमेंट अफेयर नहीं करेगा और जो प्रीवियस लॉ है वो लागू रहेगा। लेकिन सिक्किम फाइनली पूरा का पूरा इंडिया का एक स्टेट बन के रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये फाइनली इंडिया का स्टेट बना और किस अमेंडमेंट से, तो याद रखिए 36वां अमेंडमेंट से इंडिया का फाइनली स्टेट बना था। अब यहाँ देखिएगा इस चीज को, यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, द इंडियन पार्लियामेंट गेव इट्स फाइनल अप्रूवल टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेकिंग द सिक्किम अ स्टेट ऑन 26 अप्रैल 1975। मतलब 26 अप्रैल 1975 को ये फाइनली कह दिया गया कि सिक्किम इंडिया का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए सिक्किम इंडिया का पार्ट कब बना, तो याद रखना है 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में इंडिया का पार्ट बना हुआ था। उसके पहले बहुत सारे अमेंडमेंट जो हो रहे हैं वो सारी अमेंडमेंट सिर्फ एसोसिएटेड से रिलेटेड है। सिर्फ आप याद रखेंगे इसमें पूरे कहानी में आपको समझ में क्या आनी चाहिए कि 35th जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ और 36 अमेंडमेंट क्या हुआ। 36 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, वो की पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। जितना चीज़ पढ़े हैं उसमें सारी चीज़ अगर याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन इतना बातें आपको याद रखनी चाहिए आर्टिकल 2 से रिलेटेड। पहला चीज़, आर्टिकल 2 क्या कहता है, कोई अलग स्टेट अंडर अगर इंडिया के अंदर मिलाना है तो आर्टिकल 2 को देखना पड़ेगा, मतलब मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किसी भी अदर स्टेट को इंडिया के अंदर मिला सकते हैं, ये होता है। अब आर्टिकल 2 के अंदर एक नया सा सिक्किम को अपने इंडिया के अंदर मिलाया गया था, जो कि कब मिलाया गया था, फाइनली इस 26 अप्रैल 1975 को, मतलब 1975 ईस्वी में इंडिया के अंदर मिला लिया गया था। अब याद रखिएगा सिक्किम को मिलाने के लिए 2 अमेंडमेंट किए गए थे। एक तो 2A आर्टिकल को जोड़ा गया था, एक कौन सा 2A आर्टिकल को जोड़ा गया था और इसको बाद में फिर से हटाया भी गया। 2A आर्टिकल कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा, तो याद रखिए 35वां संविधान संशोधन जो कि 1974 ईस्वी में हुआ था, उसके द्वारा 2A को जोड़ा गया और इससे कहा गया कि एसोसिएटेड पार्ट होगा, बस। उसके बाद में एक इसको रिपील करके एक नया सा आर्टिकल जोड़ा गया 371F, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था और 1975 के अकॉर्डिंग फाइनली इसको स्टेट बना दिया गया था। सिक्किम के इंडिया का क्या होगा, स्टेट होगा। अब इंडिया का स्टेट इसके अकॉर्डिंग बन चुका था, तो फाइनली कब बन गया इंडिया का स्टेट, तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में इंडिया का स्टेट बन चुका था। उस समय इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, यहाँ पे देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इतना ही बात आपको याद रखना है और कुछ नहीं बनता। आर्टिकल 3 जो है ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, मतलब पार्लियामेंट क्या किसी स्टेट का नाम चेंज कर सकती है, क्या किसी स्टेट का एरिया को कम कर सकती है, क्या क्या सारी चीज़ कर सकती है, क्या उखाड़ सकती है, सारी चीज़ पार्लियामेंट के अंदर में जो भी चीज़ होती है वो हम लोग आर्टिकल 3 के माध्यम से समझेंगे।
आर्टिकल 2 में हम लोग समझ चुके थे कि अगर पाकिस्तान चाहे इंडिया के अंदर में तो मिल सकता है कि नहीं, तो एकदम इंडिया चाहेगी कि उस मिला ले, जल्दी मिला ले और एकदम सिंपल मेजोरिटी के साथ में बिल पास कराना है, पाकिस्तान का अपने अंदर मिला लेना है। तो सिंपल मेजोरिटी से किसी भी स्टेट को, बाहरी स्टेट को इंडिया में मिला सकते हैं, लेकिन देना हो तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए 368 आर्टिकल को अमेंड करना पड़ता है, तो जो कि फारूक। पहला बात समझिएगा, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ। आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टर ऑफ एरियाज। क्या कर सकते हैं, अल्टर द एरियाज एंड बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट जो भी है उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं। और ये जो काम करने वाली है वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। मतलब जो भी काम करना है वो कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के अंदर में 2 लोकसभा और राज्यसभा, और सिंपल मेजोरिटी से आप क्या कर सकते, किसी भी नाम को चेंज कर सकते हैं, किसी स्टेट का नाम को चेंज कर सकते हैं या फिर उसके एरिया को कम कर सकते हो। आर्टिकल 3 इसी बात को कहता है। अब समझ लेते हैं कि ये पार्लियामेंट जो है क्या क्या चीज़ कर सकती है, मतलब क्या ये पूरा राज्य को समाप्त कर सकती है। यहाँ पे जो लिखे गए हैं इतना सिर्फ याद रखिएगा, राज्य से रिलेटेड ये लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड द अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट्स। लेकिन इसके अलावा क्या ये पूरा बाउंड्रीज को समाप्त कर सकती है या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग पार्लियामेंट का पावर समझ लेते हैं कि ये इस केस में क्या क्या पावर हो सकते हैं और क्या क्या सारे उखाड़ सकते हैं। तो चलिए अब समझिएगा, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग हम लोग समझ गए हैं कि किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, सारी कहानी को चेंज कर सकते हैं। स्टेट का कोई पावर नहीं है कि वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अपने किसी कोर्ट में जा सके या फिर अपने जो नाम चेंज हो रहा है उसको रोक सके। ये स्टेट के पास में कुछ ऐसा पावर नहीं दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, मान लीजिए झारखंड ही कोई स्टेट है, झारखंड ही मान लेते हैं, क्या झारखंड का नाम चेंज करके उसको मान लें प्रखंड करना चाहते हैं, तो क्या झारखंड के लोग या फिर झारखंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगा वो क्या जाकर के एफआईआर कर सकती है या फिर जाकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? तो ऐसा नहीं, से कुछ नहीं कर सकते। जाने के लिए जाए लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर में अधिकार है कि वो उसका नाम चेंज करना चाहे तो कर सकती है। इनडायरेक्टली इस बात को समझिएगा। अब देखिएगा पार्लियामेंट क्या क्या कर सकते हैं, मतलब संसद क्या क्या कर सकते हैं। पहला चीज, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेटिंग ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम द एनी स्टेट। मतलब एक कोई स्टेट है और उस स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मन करे तो 10 पार्ट में भी डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वो स्टेट को बांट सकती है। स्टेट को बांटने का मतलब है कि देखो, बम्बे को हम लोग जानते हैं कि गुजरात और बम्बे जो कटा हुआ है एक साथ पहले था, अब कट करके 2 स्टेट बना है। जैसे बिहार को देखो, बिहार के साथ में बिहार और झारखंड था, वो कट करके अब अलग अलग हो चुका है। ये कौन कर रही है? क्या बिहार चाहता है कि अपना स्टेट को छोड़ दे? क्या कोई चाहेगा कोई स्टेट के अपना टेरिटरी को अलग इंडिपेंडेंट छोड़ दे एक स्टेट के रूप में? कोई नहीं चाहता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर दो या फिर बाउंड्री को चेंज कर दो तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिस्प्यूट रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी देखिए नागालैंड और असम के साथ में बहुत सारे डिस्प्यूट चलते हैं, तो ऐसा डिस्प्यूट होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में है कि उसको सॉल्व आउट कर सकते और किसी के अंदर में नहीं है। तो सिंपल सी कहानी है, पहला काम किसी भी स्टेट का नाम सेपरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब न्यू स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकता है, सिंपल सी कहानी। दूसरा नंबर, क्या ऐसा हो कि कोई स्टेट का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाए, मतलब उसका नाम ही न रहे। मतलब मान लो कि बिहार है, बिहार को अब नाम ही नहीं, बिहार स्टेट है, बिहार ही नहीं रखना है, मतलब इस बिहार को मिला देना है किसी दूसरे के साथ, यूपी के साथ मिला देना है। क्या कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो ऐसा कर सकती है। मतलब डिमिनिश्ड द एरिया ऑफ द एनी स्टेट, मतलब किसी भी एरिया को समाप्त कर सकती है। पार्लियामेंट के अंदर में ये अधिकार है। मतलब स्टेट इसमें कुछ नहीं उखाड़ सकता, जो उखाड़ना है कौन उखाड़ेगा? तो पार्लियामेंट करेगा। इसके बाद अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्री को भी चेंज कर सकती है। मान लो कि बिहार का बाउंड्रीज किसके पास तक है? यूपी के पास मान लो बक्सर के आसपास तक है, बक्सर को बढ़ा के आप मुर्शिदाबाद तक करना चाहे तो कर सकती है। ये किसके अंदर में है? तो पार्लियामेंट के पास में है। तो मुर्शिदाबाद यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको याद होगा, तो वहां तक चाहे तो बढ़ा सकती है। इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, याद रखिए। अब मन कर रहा है कि नाम ही चेंज कर दे, द अल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट, नाम चेंज करना चाहे पार्लियामेंट तो कर सकती है।
अब एक चीज आपको याद रखना है, लेकिन विद द कंडीशन, आपके पास कंडीशन होना चाहिए। मान लो कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना चाह रहे हो, तो किसी स्टेट का नाम चेंज करो तो कम से कम स्टेट को तो बताओ, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, उसको तो कम से कम इन्फॉर्म करो। उसके बाद जो प्रोसीजर होते हैं वो तो बताओ उसको कि हाँ तुम्हारा नाम चेंज किया जा रहा है या फिर टेरिटरीज को कम किया जा रहा है, तो वो इन्फॉर्म करने के लिए बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। मतलब कोई बिल को पास करना है लोकसभा के अंदर में, वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के अंदर में सिर्फ सिंपल पहला बात जी, जो भी बिल बनता है उसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है। कि मान लो कि मैं बिहार का नाम चेंज करना चाहता हूँ, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज देंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली को ऑर्डर देंगे कि 5 दिन, जो भी दिन, जितना दिन चाहे उतना दिन के लिए देंगे कि तुम देख लो, अगर लगता है सही तो बोलो, नहीं लगता है तो भी कुछ बात नहीं, बोलोगे तो भी चेंज होगा, नहीं बोलोगे तो भी चेंज होगा। लेकिन राय मशवरा ली जाती है बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के अंदर ये अधिकार है कि ये बिल को उनको कम से कम दिखा दे, और टाइम देंगे कि 10 दिन के अंदर में देख करके वापस कर लो। तो 10 दिन का टाइम दिया जाए, तो 10 दिन के अंदर में उस बिल को देख करके जो अपोज करना है कर लो, अगर नहीं करना है तो बिल पास करवा लेना है। मतलब उसमें स्टेट का कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रखना। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि एक कंडीशन कौन कौन सा है जिस कंडीशन से हम लोग स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका टेरिटरीज चेंज कर सकते हैं, और कौन कर सकता है। तो यहाँ पे अब रोल कौन आएगा, तो प्रेसिडेंट का आएगा। तो अब हम लोग उस बात को, अब चलिए इस कंडीशन को समझ लीजिए कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए। मतलब इसमें अब पार्टिसिपेशन किसका, प्रेसिडेंट का आ गया। हम लोग ये समझ चुके, मतलब ये शुरू हुआ था पार्लियामेंट से, जो कि किसी स्टेट का नाम या फिर उसका जो भी चीज़, नाम, एरिया, या फिर उसको डिमिनिश नहीं करना चाहते, मतलब समाप्त ही करना चाहते, वो सारी कहानी शुरू हुई थी स्टेट से। अब चला गया पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट से चला गया कहाँ पे, तो प्रेसिडेंट के पास में। अब समझिएगा, मान लीजिए पार्लियामेंट को लगता है किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, बिहार का नाम चेंज करना है, तो पहले बिल बनाएगी। बिल बनाने के बाद में उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में जाकर पेश कर देना है, नहीं, उसको पहले देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ठीक है ऐसा कुछ होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस बिल को भेज देंगे लेजिस्लेटिव, जिसका नाम चेंज हो रहा है उसके लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब लेजिस्लेचर जो है उसको पहला काम करेगा देखने का, और टाइम पीरियड दे देंगे कि भाई 10 दिन के अंदर में इसको पढ़ लो, और इस पे व्यू के लिए ही भेजा जाता है। भाई व्यू देख लो कि क्या सही लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, सही लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ देख लो, देखने के लिए उसको दिया जाता है। प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, मान लीजिए वो कहता है कि नहीं 10 दिन बढ़ा दीजिए, तो ठीक है 10 दिन बढ़ा कर, तो प्रेसिडेंट के अंदर में ये रहता है कि टाइम पीरियड 10 दिन का दिए हैं, तो 10 दिन बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन उसके अंदर में लगता है कि अब स्टेट नहीं दिया, 20 दिन का टाइम देगा, 20 दिन के अंदर में व्यू नहीं दिया, तो वो बिल जो है डायरेक्ट अब लोकसभा के अंदर में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, बिल को पास कराया जा सकता है। मतलब स्टेट का ज़्यादा व्यू मतलब नहीं है, सिर्फ जान लो कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है ना, तुम जान लो कि तुम्हारे साथ ये चीज़ हो रहा है, इतना जानने के लिए प्रेसिडेंट को हाथ बढ़ाया जाता है, भाई जान लो तुम्हारे साथ नाम चेंज हो रहा है, जो भी चीज़ हो रही है ये हो रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट कंडीशन आप पढ़ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, नो कंपल्सन कंसेंट और कंग्रेंस ऑफ द रिक्वायर्ड बाय द स्टेट हुज बाउंड्रीज इज बीइंग द अल्टर्ड। मतलब ये कोई जरूरत नहीं, मतलब कोई सहमति की जरूरत नहीं है, अगर सहमत है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, आपका नाम अगर चेंज हो रहा है तो कर देंगे। मतलब ये पार्लियामेंट के अंदर में हक है, स्टेट कुछ नहीं कर सकते, इसी बात को आपको कहा जा रहा है। मतलब ये प्रेशराइज करके या फिर उनके नाराजगी या फिर उसका क्या बोलते हैं सहमति की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर देंगे, ठीक है, पहला बात है। उसका कंसर्न लॉ पास बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, सिंपल सी कहानी समझिए, सबसे आसान चीज़ है अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है या फिर किसी भी चीज़ को नए लॉ को जोड़ना है, तो एक सिंपल तरीका है जिसके द्वारा आप सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करा सकते हैं। 3 तरीके से किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसान जो है सिंपल मेजोरिटी है, जिसको आसानी से लोग कर भी लेता है। तो याद रखिएगा, अगर नाम चेंज करना तो सिंपल मेजोरिटी से भी नाम चेंज कर सकते हैं, नाम को हटा ही देना है तो भी इससे कर सकते हैं। तो एक सारी कहानी इससे रिलेटेड है। अब देखिएगा, अब यहां से रोल आता है प्रेसिडेंट का, कहता है बिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब यही चीज, पहले पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड कर देंगे कि ठीक है तुम लोकसभा में ले जाओ, तो ही इसको लोकसभा या फिर राज्यसभा में ले जा सकते हैं, नहीं तो नहीं ले जा सकते। मतलब इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट का इसमें आज्ञा चाहिए। अब देखिएगा, बिल बना, बिल पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ लीजिए, द प्रेसिडेंट विल रेफर द बिल को कहाँ भेजेंगे, स्टेट के पास में, टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर द व्यू। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ किस लिए भेजेंगे, व्यू, भाई देख लो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है ना, तू जितना रोना है रो लो,
whose name to be altered within the period and specified by the president। मतलब ये टाइम दे दिया जाएगा, भाई इस टाइम पीरियड के अंदर में तुम देख लो, ये जो बिल दिया गया है तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, देख लो, जो भी टाइम दिया जाए ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर लेंगे कि कितना दिन का टाइम दिया जाता है, और टाइम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर में इतना हक है। अब बिल किसके पास चला गया, लेजिस्लेचर के पास चला गया। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, उसको रख सकता है या फिर उसको 10 दिन का टाइम दे दिया गया, 10 दिन के अंदर में मन करता है कि ठीक है 10 दिन में मैं बोल दूंगा क्या करना है। बोलना है क्या है, सिंपल सी बात है, देख लो तुम्हारे साथ एक बोल भी देंगे तो क्या उखाड़ने वाले हैं, कुछ नहीं उखड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो सिर्फ जान लेने के लिए भेजा जाता है। अब देखिएगा ये चला गया लेजिस्लेचर के पास में, लेजिस्लेचर को लगा कि अब 10 दिन से नहीं 12 दिन के बाद ही भेज देंगे, 10 दिन का टाइम है तो 10 दिन में देना है, नहीं दे दीजिएगा तो 11वां दिन क्या होगा, ये पार्लियामेंट के अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है, इफ द स्टेट लेजिस्लेचर डजंट एक्सप्रेस व्यू विद इन दैट टाइम पीरियड द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड के अंदर में अगर लेजिस्लेचर जो स्टेट चेंज हो रहा है, जिस स्टेट का नाम या फिर उसका बाउंड्री जो भी चीज चेंज हो रहा है, अगर वो टाइम पीरियड के अंदर में देख करके कोई रिव्यू नहीं देता है तो ये डायरेक्ट बिल क्या होगा, पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो ये सारी कंडीशन आपके पास है। अब समझिएगा इससे रिलेटेड 2 केस आती है, एक बाबूलाल केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे जो 1960 के अंदर आई थी, और एक था बेरूबारी केस। बेरूबारी केस जो अभी के केस में आप देखें, पाकिस्तान उस समय का जो एरिया था, जैसे बांग्लादेश था पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था, तो ये बेरूबारी एक जगह था, उसको लेकर के एक केस आया। तो 2 केस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1960 का क्या इसका कंसेप्ट है। तो चलिए अब उसको अब समझिएगा। एक केस आया था जो कि ये बॉम्बे केस में आया था, जब गुजरात और बॉम्बे जब एक साथ था तब की बात चल रही है, ठीक है। हम लोग जानते हैं गुजरात 1 मई मतलब 1 मई 1960 में एक क्या गुजरात बना हुआ था, मतलब 1 मई 1960 में गुजरात बना हुआ था। तो ये याद रखेगा, गुजरात और बॉम्बे के साथ में दे देगा, ठीक है। तो ये याद रखेगा। उसी समय एक केस आया था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1960 में ही एक केस आया था। केस में सिंपल सी कहानी, देखिए बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर है, लेकिन जो हम लोग को समझना है वो क्या है। मान लीजिए कि बिल पास कर ले, मान लीजिए कोई भी बिल आया, प्रेसिडेंट भेज दिया किसी स्टेट को, और स्टेट अपना व्यू भी प्रकट कर दिया, फिर लग रहा है कि उसमें कुछ चेंज करना चाहता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर लो, ठीक है ना। अगर वो ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये जो बिल है इसको चेंज कर लो, कुछ अलग सा काम कर लो, तो ये बाध्य नहीं है पार्लियामेंट के उस काम को करे। मतलब वो मन करेगा तो कर भी सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है। तो इसी बात को यहाँ पे समझे लिखे हैं, द फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक द fresh reference to the state legislature and every time on the amendment to the bill is proposed and accept। मतलब जो बिल आपके पास चला गया तो ऐसा नहीं कि उसके पास फ्रेश रेफरेंस देना है, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये पार्लियामेंट के अंदर है, स्टेट चाहे तो कुछ में अपना बात सिर्फ रखने के लिए उसके पास ये है कि अपना बात रख सकती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर में उसका अधिकार है कि उसको चेंज करना चाहिए या फिर नहीं कर सकते। तो ये प्रोज और एक्सेप्ट किसके अंदर, तो याद रहे किसी भी स्टेट का कोई नया सा फ्रेश बिल नहीं बनाई जाएगी। अगर स्टेट कहता है कि नया सा बिल बना लो भाई, कुछ ऐसा कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। तो मतलब ओवरव्यू ये कहानी समझ सकते हो कि बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे से ये पता चलता है कि स्टेट के पास में कुछ नहीं है, मतलब वो नील है, उसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। सिंपल सी कहानी है, इतना समझ। जो भी है किसके पास, पार्लियामेंट के अंदर है। अब समझिएगा, अब एक इससे अलग, ये तो अलग सा कहानी चल रहा था, लेकिन इससे अलग एक बेरूबारी केस है जो इसको समझ में लेना चाहिए ताकि उसका कंसेप्ट और भी क्लियर आ जाए और वो क्या है उसको समझते हैं। चलिए हम लोग बेरूबारी, चलिएगा इस केस को समझिएगा। इस केस में क्या लिखा हुआ था, द बेरूबारी यूनियन केस इस नाम है, ठीक है। एक केस में क्या इंपॉर्टेंस था, अब समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो 2 पाकिस्तान बना। पाकिस्तान 2 मतलब क्या, याद रखिएगा, एक ईस्टर्न पाकिस्तान, दूसरा वेस्टर्न पाकिस्तान। जो मेन पाकिस्तान अभी के डेट में है वेस्टर्न पाकिस्तान उस समय कहा जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था, और बीच में क्या था, बीच में था इंडिया। अब समझिए एक बेरूबारी जगह है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता था, और इनिशियली जो बेरूबारी जो जमीन है वो इंडिया के पास था, लेकिन उस पे बांग्लादेश मतलब पाकिस्तान उस पर क्लेम करता था कि वो एरिया उस समय के ईस्टर्न पाकिस्तान क्या है। मतलब याद रखिएगा, जब भी हम लोग बांग्लादेश बोलेंगे तो उस समय के रेफरेंस में मैं बोलूंगा, मतलब उस समय बांग्लादेश नहीं था, मतलब 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन हम लोग बात करें 47 के आसपास, ठीक है। तो इस समय जो बेरूबारी केस था वो उस समय केस आई थी। उस समय ये कहा गया था कि ये एरिया इंडिया के द्वारा कहा जाता है, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो एरिया है उसको कहा जाता है इंडिया का पार्ट है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान वाले मतलब पाकिस्तानी जो है थे, बांग्लादेश के जो लोग थे, वो कहते थे कि एरिया जो है अपने अंडर में है। अब समझिएगा,
बहुत सारे ऐसे एरिया था जिसको लेकर डिस्प्यूट हुआ करता था, मतलब बंटवारा को लेकर के, मतलब कौन सा एरिया इसके अंदर में जाएगा, कौन सा एरिया इसके अंडर में जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो बंटवारा हुआ था, जो लाइन बनाई गई थी, जो बॉर्डर बनाई थी, कोई फिक्स बॉर्डर नहीं था, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम के अंदर में बॉर्डर को बनाने थे, जिसके कारण से वो उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुआ, बॉर्डर कोई फिक्स नहीं हुआ, जिसके कारण से ये डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब समझिएगा उस समय क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो बांग्लादेश, उस समय के पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसका एरिया इंडिया के अंदर में देना था, और इंडिया का कुछ एरिया मतलब पाकिस्तान को, उस समय के पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को देना था, मतलब एक्सचेंज करना था। यहाँ पे कोई भी टेरिटरी को फाइनली अपने आप से दे नहीं देना था, उसके बदले दूसरा जमीन को लेना था। अब देखिएगा आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेट को, बाहरी स्टेट को इंडिया के अंदर मिला सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 2 के अंदर में कहीं नहीं लिखा गया कि भाई मिला तो सकते हैं क्या, अपने एरिया को दे भी सकते हैं क्या, तो इस कहानी को उसमें नहीं लिखा गया। तो आप समझिएगा वहां से क्लियर हुआ कि मान लीजिए कि जो भी एरिया है जिसको डिस्प्यूट है, तो हम लोग तो लेने के लिए तो ले लें, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो उस समय क्या करेंगे। तो उस समय लेकर के एक केस आई थी यूनियन बेरूबारी यूनियन केस। ये जमीन बेरूबारी जमीन जो कि अभी के डेट में वेस्ट बंगाल के अंदर में है, जब पाकिस्तान बना उस समय एक केस चली, और इस केस के अकॉर्डिंग समझिएगा एक केस गई इंडियन कॉन्शियस कोड के अंदर में। तो आर्टिकल 3C के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पार्लियामेंट्स पावर टू डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, मतलब आर्टिकल 3C के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी एरिया को समाप्त कर सकती है, मतलब उसको समाप्त करके कुछ अलग सा नाम दे सकती है। तो क्या इंडिया का कोई जमीन क्या दूसरे को दे सकती है? क्या उस समय इस तरह का कोई फिनोमेना था? नहीं, क्योंकि इनिशियली हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग को बंटवारा जब मेन कारण जब बंटवारा का होने लगा, तो उस समय जो कुछ बात जब देना था, तो उस समय मतलब आप तो सीड कर रहे हैं ना अपने एरिया का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरह का कुछ बात थी नहीं। तो एक केस बनी, इसमें तो पावर था कि भाई किसी भी एरिया को समाप्त कर सकते हो, लेकिन समाप्त करने का किस सेंस में था, क्या मतलब है समाप्त करने का? तो समाप्त करने का सिंपल उसका नाम चेंज कर लो, ये सब मतलब इंडिया के अंदर जो भी एरिया है इंडिया के अंदर ही रहना चाहिए, मतलब वो लैंड्स, वो जमीन किसी दूसरे फॉरेन कंट्री के अंदर नहीं जाना चाहिए, इस सेंस में इस बात को लिखा गया था। लेकिन जब देने की बारी आई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि कुछ ऐसे एरिया है जो बांग्लादेश को दे देना चाहिए, मतलब उस समय के पाकिस्तान को दे देना चाहिए, और उसके बदले दूसरा जमीन को अपने अंदर ले लेना चाहिए, मतलब एक्सचेंज कर लेना चाहिए, तो उसके लिए फिर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ा। हम लोग अमेंडमेंट करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन सा अमेंडमेंट से इसको शामिल किया गया था, लेकिन इतना याद रखिए कि आर्टिकल C के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट का पावर है कि ये क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट का डिमिनिश स्टेट के एरिया को समाप्त कर सकती है। अब देखिएगा जब एक केस कोर्ट में गया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहा हेल्ड द आर्टिकल 3C विच इज द डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट डजंट इंक्लूड द पार्लियामेंट पावर टू सीड एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब ये कहा इस केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, कोई भी एरिया का आप समाप्त कर सकते हो, इस एरिया को, इंडिया के अंदर में जो एरिया है उसको समाप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने लैंड्स को किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते। अब देखिएगा उस समय अगर आपको फॉरेन कंट्री को देना है कोई भी लैंड को, तो आपको आर्टिकल, अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा नहीं दे सकते, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपलसरी बनाया गया कि आर्टिकल 368 को आपको अमेंड करना पड़ेगा। समझिएगा पहले क्या कहा गया कि आप पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि अपने जमीन को दे सके, लेकिन उस समय अमेंडमेंट जो आपको अगर कोई लैंड्स को अगर देना है किसी फॉरेन कंट्री को, तो आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे 368 आर्टिकल के अंदर। उसको आर्टिकल को मतलब जो आपके अंदर जो कह सकते हैं बिल पास कराने के जो तरीके हैं उसी को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो समझिएगा आर्टिकल 368 एकदम कंपलसरी है कि अगर अपना जमीन किसी को दे रहे हैं तो पहले इसमें आपको अमेंड करना पड़ेगा, जो कि इसको अमेंड करना बहुत टफ होता है। समझ रहे हैं, इसको टफ होता है इसको अमेंड करना। इसलिए आप समझिएगा सुप्रीम कोर्ट को तो ये तो जान रही थी, लेकिन कहा कि आप अपने सीड नहीं कर सकते किस चीज को, अपने टेरिटरी को किसी दूसरे कंट्री को। आप समझिएगा तो यहां पर फिर लिखा फॉर दैट, अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 इज कंपल्सरी। मतलब 368 को आप अमेंड करके आप चाहो तो दे सकते हो, देने का मतलब ये भी नहीं एक्सचेंज कर सकते हो। अब समझो उस समय जो बेरूबारी केस था, बेरूबारी जमीन के बदले दूसरा जमीन दिया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्या कह रहा था कि ये तो फाइनली था कि पाकिस्तान का कुछ एरिया इंडिया के अंदर मिल रहा था, बेरूबारी जगह पाकिस्तान के अंदर में मिल रहा था।
अब एक कहानी बनी, लेकिन एक कुछ ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1971 के अंदर में बांग्लादेश बना, और जब इस तरह के डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश को हेल्प किया था, तो इस तरह के डिस्प्यूट धीरे धीरे से समाप्त हो गई। इतना याद रखिए। इसका क्या कंक्लूजन निकला, मतलब कंक्लूजन निकला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कोई भी ज़मीन को समाप्त कर सकती है, मतलब उसके एरिया को समाप्त कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, और ये भी पावर है कि किसी कंट्री को अपने अंदर मिला सकती है अगर वो कंट्री चाहे तो। ये भी अब पावर हो गया कि क्या सिंपल मेजोरिटी से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 3 के अंदर में सिंपल मेजोरिटी के साथ में सारी कहानी चल रही थी, लेकिन जब आपको अपनी लैंड्स, इंडिया का कोई भी टेरिटरी फॉरेन कंट्री को देना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा 368 को अमेंड, और उसको अमेंड करके आप चाहो तो अपने लैंड्स को दे सकते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है आर्टिकल 368 को अमेंड करना, जो कि बहुत ज़्यादा टफ काम होता है, लेकिन उस समय इसको अमेंड किया गया और बेरियो बारियो का फाइनली ये जो डिस्प्यूट था उसको क्लियर किया गया, और आज के डेट में और सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो याद रखिएगा, ये आर्टिकल 3 से रिलेटेड था। आर्टिकल 3 से क्या कहता है, ये सारी कहानी आई होप समझ। इसमें आर्टिकल 4 को समझेंगे। आर्टिकल 4 को समझने से पहले आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। साथ में शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 भी आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं आता है तो यहाँ पे आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा। कोई चलिए, आर्टिकल 4 को समझने से पहले रिमेंबर कर लीजिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को, और साथ में शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 को। पहले आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है किसी भी फॉरेन कंट्री को अगर इंडिया में मिलना चाहता है वो फॉरेन कंट्री, तो इंडिया के साथ में मिल सकता है। मान लीजिए कि नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के साथ में मिल ले, तो इंडियन पार्लियामेंट को सूटेबल लगेगा तो इंडिया के साथ में वो मिल सकता है। मतलब पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट किसी कह सकते हैं पाकिस्तान को इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है बाय द अमेंडमेंट। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करके इसको क्या किया जा सकता है, इंडिया का पार्ट बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2 मतलब आर्टिकल 2 कहता है फॉरेन एरिया को इंडिया में कैसे मिलाया जाए या फिर मिलाने की अनुमति देता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 क्या कहता है, इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर बहुत सारे स्टेट है, स्टेट का एरिया समाप्त करना, नाम चेंज करना, उसके बाउंड्री को चेंज करना, ये सारी बात कहता है आर्टिकल 3। मतलब ये पार्लियामेंट को ऑर्डर देता है कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो अगर आपको करना है। ठीक है, तो ये सिंपल मेजोरिटी से ये भी आप कर सकते हैं। मतलब सिंपल याद रखिएगा, ये आर्टिकल 2 जो है ये फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है। कौन सा? फॉरेन टेरिटरी से रिलेटेड है। और ये इंटरनल, याद रखिएगा, इंटरनल टेरिटरी से रिलेटेड है। मतलब आर्टिकल 2 कहता है किसी बाहरी कंट्री को अपने अंदर मिलाने की बात करता है। आर्टिकल 3 कहता है कि अपने अंडर है उसको, उसका नाम चेंज करना या फिर उसके एरिया को कम करना, इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 कहता है। साथ में अब समझिएगा फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, फर्स्ट अनुसूची क्या कहता है। अनुसूची सिंपल बात कहता है कि फर्स्ट सूची के अंदर में जो जितना भी इंडिया का स्टेट है उसका नाम और उसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार है उसके बारे में शेड्यूल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, अनुसूची फर्स्ट में लिखा हुआ है। उसी तरह फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है सीट के बंटवारा के बाद, राज्यसभा के सीट के बंटवारा के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट ऑफ द राज्यसभा, इसके बारे में लिखा हुआ शेड्यूल नंबर किसका, 4 के अंदर में, मतलब अनुसूची 4 के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आपको ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई। अगर ये दोनों बात अगर याद है तो आपको आर्टिकल 4 भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा क्या कहता है आर्टिकल 4। तो ये वाला स्टेटमेंट अब पहले पढ़ लीजिए। लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट, मतलब अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। पहले इतना ही तक समझिए ये बात क्या कहता है। सिंपल बात कहता है कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अमेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को अमेंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कैसे समझ लीजिए। आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग देखिएगा, आर्टिकल 2 क्या कहता है, कहता है कि अगर इंडिया है तो इंडिया के अंदर कोई दूसरा जो इंडिया के बाहर कोई टेरिटरी है वो इंडिया के साथ में मिलाने की बात करता है। समझिएगा, पहले शेड्यूल फर्स्ट के रिस्पेक्ट में देखिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी स्टेट है उसका नाम किसके अंदर में, शेड्यूल के अंदर में। अब ये जो आर्टिकल 2 के माध्यम से कोई दूसरा सा स्टेट इसमें बन रहा है, मतलब इंडिया का साथ शामिल हुआ है, उसका तो नाम शेड्यूल नंबर फर्स्ट में नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जमीन को मिलाने से पहले आपको शेड्यूल फर्स्ट को अमेंड करना पड़ेगा और उसका नाम उसके अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 2 के। आर्टिकल 3 क्या है,
मान लीजिए कि ए बिहार और झारखंड यहाँ पे कहीं है, बिहार और झारखंड, ठीक है। बिहार पहले था, ये टूट करके बिहार बना और ये इधर झारखंड बना। बिहार का नाम तो इस फर्स्ट शेड्यूल में था, लेकिन नया कौन बना, झारखंड, उसका तो नाम नहीं है, तो उसका भी क्या करना होगा, नाम जोड़ना पड़ेगा। तो ए नाम जोड़ने के लिए आपको क्या होगा ना, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में आपको अमेंड करना पड़ेगा। तो यही बात कहता है कि आर्टिकल 2 या 3 में अगर आपको अमेंड करना है, उसके पहले आपको फर्स्ट शेड्यूल में अमेंड करना पड़ेगा और फोर्थ में करना पड़ेगा। फोर्थ को समझिएगा, हम लोग समझ गए कि ए वाला एरिया इसके साथ मिल गया, तो एरिया है तो उसका राज्यसभा के अंदर उसका सीट भी बांटना पड़ेगा कि कितना सीट दीजिएगा उस एरिया के लिए। तो उसके लिए आपको इसके अंदर लिखा जाता है फोर्थ शेड्यूल के अंदर, तो उसके पहले आपको सीट को लेकर के पहले अमेंड करना पड़ेगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर। सिमिलरली जब बिहार और झारखंड बना तो बिहार के लिए भी अब सीट अलग होगा और झारखंड के लिए भी सीट अलग होगा, तो उसके लिए भी इसके अंदर लिख करके आपको देना पड़ेगा कितना सीट बिहार के लिए है और कितना झारखंड के लिए है। तो उसके लिए आपको अमेंड करना पड़ेगा फोर्थ शेड्यूल के अंदर में। और इसके बाद पढ़ेंगे एंड द सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल एंड द कॉन्सिक्वेंशियल मैटर, कोई भी मैटर हो उसके लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और ये सारी काम जो करना पड़ेगा वो कौन सा, तो सिंपल मेजोरिटी से किया जाएगा। कौन सा, सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है 50% +1, ये होता है सिंपल मेजोरिटी, जो कि आसान होता है किसी भी लॉ को पास कराने के लिए। तो याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई भी चीज़ अगर सिंपल मेजोरिटी से पास अगर हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो यही बात इसके नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर आप अमेंड कर रहे हैं तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किए हो, ठीक है। तो यहाँ लिखे no such law as the foresaid shall be deemed to an amendment of this constitution for the purpose of the article 368। देखिएगा 368 के अकॉर्डिंग अगर अमेंडमेंट होता तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ है। इतना बात आपको समझ में आया। अब यहाँ पे समझिएगा, विदाउट यूजिंग आर्टिकल 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। मतलब बिना 368 आर्टिकल को बिना यूज किए हुए बिना आर्टिकल कौन सा, शेड्यूल नंबर फर्स्ट और शेड्यूल नंबर फोर्थ को अमेंड कर सकती है। जैसे इसमें अमेंड आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में सिंपल मेजोरिटी से करती है, उसी तरह शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को अगर अमेंड करना है उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। मतलब उसके लिए 368 आर्टिकल को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट कैन अमेंड फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। सिर्फ 2 और यहाँ पे लिमिट कर दिया है कि आपको सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट तो क्या कर सकती है, फोर्थ और कौन सा, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को तो बांट सकते हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, सिर्फ 2 और 3। अगर यही चीज़ अगर 1 के बारे में कहे तो ऐसा नहीं कर सकता, आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। मतलब 2 और 3 में अगर अमेंड कर रही है उसके लिए 368 का यूज़ करना नहीं है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कहीं नहीं लिखा गया है कि अपना एरिया किसी दूसरे कंट्री को देने के बारे में नहीं लिखा गया है। ऐसा केस आया था यूनियन बेरूबारी केस 1960 में आया था, जो कि बेरूबारी जगह जो वेस्ट बंगाल में उससे रिलेटेड एक केस आया था और ये सेटल आउट कर दिया गया 368 में। 368 जो रूल है बताता है कि किस तरह से आप किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं, उसी में चेंज करके बेरूबारी का समस्या को समाधान किया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और वो डिस्प्यूट पहले धीरे धीरे से चला और 2015 में फाइनली यह समाप्त हो चुका है। ये पिछले लेक्चर में बेरूबारी के बारे में हम लोग समझे, तो ये बात आपको समझ में आया। अब देखिएगा 3C के माध्यम से बेरूबारी का एरिया को जो प्रॉब्लम था उसको सट आउट किया गया था और उसके लिए आपको 368 में अमेंड किया गया था। यहाँ पे उसी बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन 368 इज कंपल्सरी फॉर गिविंग एनी इंडियन टेरिटरी टू द फॉरेन कंट्री। मतलब इंडिया का कोई भी अगर एरिया किसी फॉरेन कंट्री को अगर देना है उसके लिए आपको 368 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमेंड करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे कोई भी बाहरी स्टेट को इंडिया में अगर मिलाना है तो आप क्या सिंपल मेजोरिटी से मिला सकते हैं, लेकिन अगर मिल गया अगर उसको देना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 368 आर्टिकल को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आप स्पेशल मेजोरिटी को यूज़ करके तभी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं, जो कि बहुत टफ होता है। 2/3 इसमें देना पड़ता है आपको, कॉन्शियस वोट आपको प्राप्त करने होते हैं। तो ये है आर्टिकल 4। हम लोग पार्ट फर्स्ट, जो कि पार्ट फर्स्ट आर्टिकल 1 to 4
ए है, इसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 5 शुरू करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक इसमें ए सिटीजनशिप से रिलेटेड डील करता है। तो हम लोग नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं सिटीजनशिप, जो कि पार्ट 2 है। ये कौन है? पार्ट 2। उसमें फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। इसमें इतना ही, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।